चैप्टर 1 बजट क्या है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के बजट 2025 के बारे में। बजट एक एनुअल फाइनेंशियल प्लान है जिसमें सरकार डिसाइड करती है कि पैसा कहां से आएगा, जैसे कि टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट्स, और कहां खर्चा होगा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एक्सेट्रा। इस तरह से हर एक रुपये का हिसाब होता है। इस बजट के थ्रू हमारे सरकार हमारे देश की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को प्लान करते हैं। चैप्टर 2 बजट का प्रोसेस और रिप्रेजेंटेशन। ये बजट प्रेजेंट करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में। बजट बनाने का प्रोसेस एक डिटेल्ड प्लानिंग होता है जिसमें एक्सपर्ट्स, एडवाइजर्स और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स मिल के पिछले साल के फिगर्स और ग्रोथ प्रोजेक्शंस को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। इससे ये इंश्योर होता है कि हर एक सेक्टर को जितना जरूरत है उसके हिसाब से फंड मिल सके। Chapter 3 Detailed Impact to the Middle Class। बजट 2025 डायरेक्टली मिडिल क्लास पर फोकस करता है। नए इनकम टैक्स रिफॉर्म्स के साथ अगर आपकी एनुअल इनकम 12.75 लाख रुपीस तक है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब आपके हाथ एक्स्ट्रा पैसे आएंगे जो आप सेविंग, शॉपिंग या इन्वेस्टमेंट्स में लगा सकते हैं। ये रिलीफ है, रुपये को लाइट बनाता है और हर रुपये को टैक्स से बचाता है। आपके लिए एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम होता है जो आप वेरियस इन्वेस्टमेंट्स, शॉपिंग, अलग अलग टास्क के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। चैप्टर 4 हर रुपये का हिसाब। अब आइए देखते हैं कि बजट का एलोकेशन का ब्रेकडाउन क्या है, मतलब देश का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और वो पैसा हमारे पास वापस कैसे आने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर के साइड में। एक्सपेंडिचर में हम लोग का क्या खर्चा होने वाला है। सबसे पहला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 8%। ये स्कीम्स डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से चलती है जिससे रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ प्रोजेक्ट्स को बूस्ट मिलता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स इंक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड मेजर सब्सिडीज 16%। इन स्कीम्स के थ्रू सरकार अपने प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स को फंड करती है। इसमें कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। द नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स 20%। ये उन पैसों का हिस्सा है जो गवर्नमेंट अपने बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट के रूप में देती है, यानी कि वापस रीपे करते हैं। डिफेंस 8%। डिफेंस सेक्टर के लिए एलोकेट होता है पैसा जिससे हमारे बॉर्डर्स और सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाता है और प्रोटेक्शन दिया जाता है। मेजर सब्सिडीज 8%। सब्सिडी से सरकार इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे कि एनर्जी, फूड और फर्टिलाइजर्स में रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 8%। ये फंड स्टेट्स को ट्रांसफर किया जाता है ताकि उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और लोकल गवर्नमेंट्स इंप्रूव हो सके। स्टेट शेयर एंड टैक्सेस एंड ड्यूटीज 22%। ये भी वो पैसे है जो स्टेट गवर्नमेंट को शेयर किया जाता है और उनके लोकल सर्विसेज इससे चलते हैं। पेंशंस 4%। पेंशन स्कीम के लिए एलोकेटेड जो पैसा 4% ये रिटायर्ड सिटीजन्स को मिलता है। अदर एक्सपेंडिचर 8%। इसमें मिसलेनियस और अदर गवर्नमेंट चार्जेस रहते हैं जिससे बाकी सर्विसेज और गवर्नमेंट सेक्टर्स रन होती है। ना अभी रेवेन्यू साइड पे आए जिससे पैसा हमारे पास वापस आता है। सबसे पहला है कॉर्पोरेशन टैक्स 17%। कंपनी से लिए जाने वाला जो पैसा रहता है उसे हम लोग कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं। देन इनकम टैक्स जो सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल अर्नर्स से लिया जाता है, जो टैक्स पेयर्स से लिया जाता है, वो वाला टैक्स है। इस बार आपको बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है इनकम टैक्स के मामले में, बिकॉज 12.75 लाख इनकम तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. कस्टम्स 4%। इंपोर्टेड गुड्स पर लगाने वाला जो टैक्स है वो कस्टम्स है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 5%। एक्साइज ड्यूटीज ऑन सर्टेन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, जो कुछ ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे एक्साइज ड्यूटीज लगाया जाता है। नेक्स्ट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड अदर टैक्सेस में 18% का इनकम है। जीएसटी और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कंज्यूमर गुड्स पर लगाए जाते हैं उससे 18% इनकम आता है। नेक्स्ट नॉन टैक्स रिसीट्स 9%। ये पैसे आते हैं गवर्नमेंट के नॉन टैक्स सोर्सेस से जैसे कि फीस, फाइन्स एंड डिविडेंड्स। नॉन डेट कैपिटल 1%। जो कैपिटल इन्फ्यूजन एंड नॉन बोरोड फंड से आता है उसे हम नॉन डेट कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज 24%। ये वो पैसे हैं जो सरकार मार्केट से बोरो करती है टू फंड इट्स डेफिसिट।
ये ब्रेकडाउन हमें बताता है कि गवर्नमेंट हर रुपये को कैसे एलोकेट करती है। जैसे अगर आपके टैक्स रिलीफ से एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो इन पैसों का एक हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डिफेंस और सोशल स्कीम्स में इन्वेस्ट होता है। इस तरह कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स से जो रेवेन्यू आता है वो गवर्नमेंट के एक मेजर एक्सपेंडिचर आइटम जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट्स और ट्रांसफर्स में यूज होता है। चलिए सीधे सिंपल शब्दों में समझते हैं। टैक्स रेवेन्यू, पर्सनल इनकम टैक्स। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 12 लाख रुपीस तक है और सैलरी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपीस तक, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है, 0% टैक्स। उसके बाद जो इनकम इस लिमिट से ज्यादा हो उस पर स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगता है। यानी कि 12 लाख के बाद 4 लाख 1 रुपीज से 8 लाख रुपीस तक 5%, 8 लाख 1 रुपीज से 12 लाख तक 10% और हायर इनकम्स पर 15 से लेके 30%। नाउ कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करें जो कंपनीज पर लगता है, वहां पे 25 to 30% टैक्स लगता है। कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटीज, इंपोर्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पर जनरली अराउंड 4 to 5% टैक्स लगता है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कंज्यूमर गुड्स और सर्विस पर लगता है, रेट्स जो वेरी करता है 5% से एसेंशियल जो रहता है लग्जरी गुड्स तक 28% तक। नाउ नॉन टैक्स रेवेन्यूज एंड बोरोइंग, नॉन टैक्स रिसीट्स जैसे कि फीस, फाइन और डिविडेंड से आता है। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज जो सरकार एक्स्ट्रा पैसे चाहिए रहते हैं वो बॉन्ड्स और लोन्स के थ्रू बोरो करती है। नाउ इस सबका अगर हम लोग समरी ले, सरकार इन सोर्सेस से पैसा जमा करती है। सिंपली अगर आप 12 लाख रुपीस तक कमाते हैं या 12.75 लाख रुपीस तक जो सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जो एक्स्ट्रा इनकम है उस पर डिफरेंट परसेंटेज, डिफरेंट स्लैब्स पे डिफरेंट परसेंटेज पे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। साथ ही साथ कंपनीज और कंज्यूमर्स को के ट्रांजैक्शंस पर जो रेवेन्यू आता है उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट टैक्स लेती है। इस तरह से गवर्नमेंट अपने इनकम सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करती है। चैप्टर 5 फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, आप कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट, मिडिल क्लास के लिए क्या फायदा है और आप अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर सकते हैं। नया टैक्स रिजिम को चूज करके अगर आप 12.75 लाख रुपीस तक कमाते हैं तो आप बिल्कुल टैक्स फ्री हो सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट्स को इस हिसाब से आप प्लान करें। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में एलोकेटेड फंड्स रिलेटेड सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज ढूंढें, जैसे म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज और डायरेक्ट स्टॉक्स। और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें। एक्स्ट्रा पैसे जो टैक्स रिलीफ से बचा है उसे सेविंग्स, रिटायरमेंट फंड्स या इमरजेंसी फंड्स बनाएं। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या स्टेट लेवल स्कीम्स चल रहे हैं उनका पूरा फायदा उठाए। कॉर्पोरेशन और इनकम टैक्स के चेंजेस से मार्केट ट्रेंड्स पर भी इंपैक्ट पड़ता है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करते हुए ध्यान रखें कि मार्केट में आप रिसर्च करें एंड देन डिसीजन ले, यानी कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। चैप्टर 6 कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों बजट 2025 सिर्फ एक फाइनेंशियल प्लान नहीं बल्कि ये हर रुपये का हिसाब है, कहाँ खर्च होगा और कहाँ से इनकम एक्चुअल में आएगा। ये आपके लिए एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम और इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक नई उम्मीद है। अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को अपडेट करें, गवर्नमेंट के स्कीम्स का लाभ उठाए और अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्टली मैनेज करें। और आपका क्या सोचना है इस डिटेल ब्रेकडाउन के बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड इसके बारे में आपका और क्या रिव्यू है वो भी कमेंट में बता सकते हैं। एंड एज आई ऑलवेज से, अगली बार मिलने तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।